नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल और हमारे साथ जुड़े हैं उज्जवल दीवान जी, जो संयोजक हैं संयुक्त पुलिस परिवार के। बहुत बहुत स्वागत है दीवान साहब आपका। जी जय हिंद सर। आज हम चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर का जो डबल मर्डर केस है, उसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारी कहानियां भी निकल के आ रही हैं, बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं जो लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं। उज्जवल साहब ने आज जो है इनाम भी रखा, जिंदा या मुर्दा पकड़ने का भी, संयुक्त पुलिस परिवार की तरफ से। क्यों इनाम रखने की जरूरत पड़ गई? जी उज्जवल साहब। सर बात इनाम रखने की नहीं है, बात है ये संयुक्त पुलिस परिवार की। पूरे भारत में अगर कहीं पे संयुक्त पुलिस परिवार कार्यरत है तो वो पूरे छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां संयुक्त पुलिस परिवार से मैं आपको बताना चाहूंगा सर, जिला बल जिसको जो थाने में ड्यूटी करते हैं, सशस्त्र बल जो सर्चिंग ऑपरेशन में रहते हैं, नगर सेना जिसे होम गार्ड कहा जाता है, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में डीएसएफ है, सहायक आरक्षक है, गोपनीय सैनिक है, जेल विभाग जो है, और इसके अलावा अन्य खाकी विभाग, जो भी खाकी वर्दी पहनता है, ये सभी संयुक्त पुलिस परिवार के अंग हैं। क्योंकि इनकी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं समाज के प्रति, लोगों के प्रति, राज्य के प्रति, देश के प्रति, और ये अपनी ड्यूटी 24 घंटे करने के लिए तत्पर रहते हैं। क्योंकि इनकी ड्यूटी का कोई बाउंडेशन नहीं होता कि आप 4 घंटे करके चले जाएंगे, 8 घंटे करके चले जाएंगे। इनको ड्यूटी 24 घंटे करनी पड़ती है और जब बुलाया जाएगा ये कोई बहाना नहीं बना सकते, इनको आना ही पड़ेगा। और जब इस प्रकार के कार्य करने वाले कर्मचारियों के या अधिकारियों के, क्योंकि इसमें मैं किसी का क्राइटेरिया नहीं बांटूंगा सर, सबसे निम्न स्तर का जो सिपाही होता है वो, और सबसे उच्च स्तर का जो भी हो डायरेक्टर जनरल, चाहे वो डीजीपी हो, चाहे जेल डीजीपी हो, चाहे फॉरेस्ट का हो या किसी भी अन्य विभाग का हो, इन सब के लिए ये लागू होता है। संयुक्त पुलिस परिवार के अंदर ये सभी आते हैं छत्तीसगढ़ में, किसी भी पद का अधिकारी हो चाहे किसी भी पद का कर्मचारी हो, पुलिस विभाग से रिलेटेड, खाकी वर्दी से रिलेटेड। और जब इनकी सुरक्षा के मापदंडों पे उंगलियां उठनी चालू हो जाएंगी, क्योंकि पुलिस कर्मचारी 24 घंटे अपराधियों को ही रोकने के कार्य करते हैं। आप किसी भी विभाग में देख लीजिए, चाहे आप आरटीओ में देखिए, चाहे आबकारी में देखिए, चाहे फॉरेस्ट में देखिए, चाहे थानों में देखिए, चाहे आप सर्चिंग गश्त के दौरान देखिए, ये जो जवान होते हैं ये 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। और जब इनके परिवार के ऊपर कोई अपराधी अटैक करे तो ये बहुत सोचने की बात है। क्योंकि अभी तक तो पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी वर्सेस अपराधी होते थे। अपराधी कोई भी हो सकता है, चंदन तस्कर भी हो सकता है, शराब तस्कर भी हो सकता है, माफिया भी हो सकता है, डॉन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अपराधी की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है। लेकिन जब पुलिस परिवार के ऊपर उंगली उठेगी, जो समाज की सेवा के लिए, समाज की रक्षा के लिए है, अगर उनके परिवार के ऊपर उंगली उठेगी तो इनाम रखना, इनाम तो सिर्फ मेरे को अपने परिवार के उन कर्मचारियों के लिए हौसला अफजाई के लिए रखना पड़ा। और आप देखिए, इनाम रखने के कुछ क्षण बाद 4 से 5 घंटे के अंदर आरोपी पकड़ा गया। जी सबसे बड़ी बात ये है, ये बड़ी बात है कि आपने जैसे ही इसको चलाया और जो नेशनल मीडिया में आने के बाद और जो वहाँ का लोकल मीडिया था उसमें खबर आने के बाद में 4 से 5 घंटे के अंदर पकड़ा जाता है। ये बिल्कुल जो है, जो आपका फैसला भी था, मुझे लगता है कि बहुत सही था, जो आपने जो डिसीजन लिया कि हाल में इतनी जल्दी जो है क्या हो सकता है कि जिसकी वजह से पकड़ा जाए। लेकिन अब हम शुरुआत से शुरुआत करते हैं कि ये क्या वजह हो जाती है जिसको लेकर के तेल डाल दिया जाता है। पुलिस के नाम से डर नहीं, उसको लगता है कि एनकाउंटर हो जाएगा, भाजपा की सरकार है, तमाम चीजें। इसके बावजूद भी फिर परिवार में जो है जाकर के, अभी तो ये जांच का विषय है, लेकिन वहां पर जाकर के ये मर्डर जो है 2 हो जाते हैं और वहाँ मौके से वो जो है चला भी जाता है। हालांकि बाद में भी गोसाई भीड़ ने उसका घर फूंक दिया, पुलिस भी एक्शन में आती है। लेकिन मैं शुरू से ये जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह हुई
क्या कोई पुरानी रंजिश थी, कोई लड़ाई थी या क्या था? इसको मैं समझना चाहता हूँ आपसे। सर देखिए, पुलिस से या किसी वर्दीधारी से किसी की कोई लड़ाई नहीं होती। जी, वो अपनी ड्यूटी करते हैं। लेकिन जो अपराधी होते हैं, देखिए हर विभाग में, हर क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने ईमान को बेच देते हैं। मैं ये बात बोलने से नहीं चूकूंगा। अब कुछ ऐसे लोगों के कारण ऐसे अपराधी पनप जाते हैं, जिन्हें मौका मिल जाता है और वो अपने आप को सिस्टम से, सरकार से बड़ा समझने लगते हैं। अगर ये स्थितियां नहीं आती, जी, कुछ ईमानदार लोग हैं, आज वो ईमानदार कर्मचारियों और अधिकारियों के कारण ही है कि अपराधी 4 से 5 घंटे के अंदर आपकी गिरफ्त में आ गया। और वो गिरफ्त में नहीं आया सर, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जी, जब उसको पता चल गया कि अब पुलिस मेरा एनकाउंटर भी कर सकती है, 2 दिन तक के वो फरार घूमता रहा। जी, जब उसके मन में डर आया कि अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है, आज नहीं तो कल पुलिस जब मेरे को पकड़ेगी तब मारेगी, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग किया उसने। जिस जी, बस में पब्लिक ज्यादा बैठी हुई थी, उस बस का उपयोग किया और उस बस में बैठ के आके वो वापस आ रहा था। ऐसी जो सूचना है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं। मतलब मृत्यु का भय तो उसके अंदर आया था सर। बिल्कुल। अपराधी जो होगा, कोई भी होगा, उसके अंदर ये डर होना चाहिए कि जी, मैं अगर गलत कर रहा हूं, सर छोटी गलतियां माफ होती हैं। मैं छोटी गलतियों के लिए, माफी योग्य गलतियों के लिए नहीं बोलता, लेकिन जो व्यक्ति ड्यूटी कर रहा है वो अपने घर की ड्यूटी नहीं कर रहा है, वो पब्लिक की ड्यूटी कर रहा है, वो समाज की ड्यूटी कर रहा है, वो देश की ड्यूटी कर रहा है। और बिल्कुल। जब उस ड्यूटी को करने के दौरान अगर उसके पिता, भाई, माता, बहन कोई भी हो सकते हैं, पति पत्नी कोई भी हो सकते हैं, वो उसके खिलाफ भी बराबर एक्शन लेते हैं सर। बाद की प्रक्रिया माननीय न्यायालय में जो जाएगा वो बात की बात है, लेकिन जो सिस्टम के अंग हैं, जो हमारे खाकी वर्दी और जो सेना के और किसी भी सिस्टम के जो अंग हैं, वो जब अपनी कार्रवाई करते हैं तो वो भाई बहन, रंग भेद, देश, जाति, धर्म पे भेद नहीं करते, वो अपनी सिर्फ कार्रवाई करते हैं। और जब इस कार्रवाई की बात आती है तो उसमें जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। माननीय आपने न्यायालय पुलिस में जो भी जी, निर्णय ले। आपने पुलिस में एक लंबा जो है अनुभव किया है, क्योंकि आपने लंबी सेवा आपने दी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये इस प्रकार का केस आपकी लाइफ में पहला केस है, इस टाइप का, इस प्रकार का कि एक हमला करना पुलिस के ऊपर, ये तो आम बात है, बहुत सारी जगह हमले के जो है चीजें आती हैं कि हमला हुआ पुलिस के ऊपर और दबंगों ने किया, लेकिन परिवार पर हमला, ये मैं समझना चाहता हूँ कि क्या इसके पहले भी इस प्रकार सर की घटनाएं हुई हैं छत्तीसगढ़ में? जी, सर देखिए, अभी कल की ही घटना है। हमारे यहाँ एक थाना प्रभारी निरीक्षक हैं जो एसएचओ हैं, कृष्ण कुमार साहू, जी, उनको भी थाना के अंदर उनके ऊपर अटैक किया गया, उनके ऊपर भी हमला हुआ। इससे पहले भी 112 जो होती है, जो लोगों की मदद के लिए पुलिस विभाग ने बनाया है और शासन ने बनाया हुआ है, उस पे भी जो भी कर्मचारी जाते हैं उन पे भी हमले होते हैं, थाना के भी लोग जाते हैं उनके ऊपर भी हमले होते हैं। लेकिन ये सब हमले सर कभी प्री प्लान नहीं होते थे, जी, कभी भी प्री प्लान नहीं हुए, औचक होते हैं। बिल्कुल ठीक है, कंडीशन बनती है, कोई अपराधी हमला कर गया, हमारे बहुत से जवान उस कंडीशन में शहीद भी हुए, बहुत सारे जवान घायल भी हुए, लेकिन वो कंडीशनल हुए सर। लेकिन जो ये सूरजपुर की घटना है, इसने पहले एक आरक्षक के ऊपर तेल डाला, गरम तेल डाला। उसके बाद जो प्रधान आरक्षक थे, वो तो साथ में आरक्षक के साथ में थे, उसके साथ हो सकता है हॉस्पिटल गए हो सकता है थाने में गए हो, जो भी कंडीशन बनी होगी। और उसके बाद ये अपराधी, अपराधी इसलिए बोल रहा हूँ, आरोपी नहीं हो सकता सर, ये प्योर अपराधी है। माइंड बिल्कुल, सेट था इसका, मेरे को बोलने में कोई हिचक नहीं है। और ये पूरा प्री प्लान करके उनके घर पे जाता है, उनको पता है कि उसकी बच्ची, उसके परिवार के जो भी महिलाएं होंगी वहां पे होंगी, और मैं उनके ऊपर आसानी से प्रहार कर सकता हूं, मैं उनके ऊपर आसानी से मतलब कंट्रोल कर सकता हूं। और उसने अपने उस चीज को दुरुपयोग करते हुए, वो जिन्हें कोई जानकारी नहीं थी, जी। उस 12 साल अच्छा, की एक बच्ची, सवाल मेरा जी, उसकी एक माताजी। सवाल मेरा है जी, एक सवाल मेरा है कि
क्या लड़ाई की वजह कोई सामने आई है? एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ। दूसरा, जो पुलिसकर्मी हैं हमारे, जो संयुक्त पुलिस में आपने बताया कि जो तमाम भले ही किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हों, लेकिन वो संयुक्त पुलिस के अंतर्गत ही आते हैं। तो जो इनका परिवार था, क्या वो बाहर था या वो अपने घर पर थे? इनके परिवार की उसको पहचान कैसे पता? और या इनके सर लिए कोई देखिए, अलग से सरकारी व्यवस्था नहीं थी? ये भी मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या सरकारी क्वार्टर अलॉट किए गए थे सरकार की तरफ से, छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से? वहाँ रह रहे थे या ये अपने घर पर थे, कहाँ थे? जी। सर देखिए, सरकारी क्वार्टर अलॉट थे या नहीं थे ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ पुलिस में टोटल 16 से 18,000 ही सरकारी क्वार्टर है और लगभग 80,000 सिपाही, हवलदार, निरीक्षक और पूरे डीजीपी रैंक तक के 80,000 फोर्स है। तो 20,000 भी क्वार्टर हमारे पास अभी आज के डेट पे अवेलेबल नहीं है, तो सभी को क्वार्टर दे पाना तो मैं नहीं मानता कि अवेलेबल होगा और संभव है वर्तमान स्थिति में। लेकिन जो अपराधी है या आरोपी है, वो उसको पता था कि जिनसे मैं भिड़ रहा हूं उनका परिवार यहाँ है, क्योंकि वो वहां का लोकल था, सूरजपुर का लोकल था और उनका परिवार वहां रहता है, उनको पता था। और उस आदमी का बैकग्राउंड भी पूरा आपराधिक ही है। उसके चाचा भी जिला बदर है जी जी। और पूरी कंडीशन के हिसाब से जब देखा जाता है तो यहाँ पे ये समझ में आता है सर कि जिम्मेदारियां जब तय नहीं की जाती किसी व्यक्ति की, किसी पद की, तब ये स्थितियां हर बार निर्मित होंगी, बार बार निर्मित होंगी। आज संयुक्त पुलिस परिवार को फिर से एकजुट होने की नौबत आ गई, क्योंकि आज हमारे परिवार के ऊपर फिर से उंगली उठ गई। इससे पहले तो हम अपनी मांगों को, जायज मांगों को लेके सड़क पे उतरते थे, लेकिन आज जब हमारे परिवार पे हमला चालू हो गया तो सर, ना तो मेरा एसपी अपने परिवार के साथ रह पाता है, ना मेरा डीजीपी अपने परिवार के साथ रह पाता है, ना मेरा सिपाही अपने परिवार के साथ रह पाता है। मैं सभी की बात कर रहा हूँ जी, बिल्कुल सभी, एक कंडीशन तक के, क्योंकि सर सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं और सबको अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करना पड़ता है। और जब वो अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो परिवार उनका असहाय, निशक्त हो जाता है। जी। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर जब हमला एक विकास नाम के एक अपराधी ने किया था, तो उसको जो है वो लोग जिंदा पकड़ते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, और फिर रास्ते में जाते हुए किस प्रकार से एनकाउंटर करते हैं। और वहाँ जो है मुख्यमंत्री एनकाउंटर नहीं था, वो एनकाउंटर नहीं था सर, गाड़ी एक्सीडेंट और एनकाउंटर में अंतर है सर, एक्सीडेंट और एनकाउंटर में अंतर है। मैं यहाँ पे आपको कोट करूंगा जी, लेकिन वो गाड़ियां चेंज हो जाती हैं, वो बड़ा सभी को पता है। नहीं, गाड़ियां भी चेंज हुई नहीं हुई उसका आज तक कोई साक्ष्य नहीं है सर, लेकिन गाड़ी पलटी हुई और गाड़ी में एक्सीडेंट में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, उस पे मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे तो फिर एक्सीडेंटल ही था वो, और एक्सीडेंटल मामले पे तो हम कुछ नहीं बोल सकते। चलिए, ये एक लंबी प्रक्रिया है, जांच का विषय चल रही है, लेकिन जो खबरें और चीजें आ रही हैं वो हम आप सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक तरह से अपराध नियंत्रण में है, इस प्रकार की घटना आज के दौर में अपराधी क्या कर रहे हैं, लेकिन अभी भी डर रहे हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जहाँ एक तरफ बोलते हैं कि देखिए, अगर कोई अपराधी ऐसा है जो हत्या करता है या कुछ ऐसा कुछ करके भागता है, सीधे गोली मार दीजिए, बाद में हम सब देख लेंगे अदालत में। तो क्या कमी है, क्योंकि भाजपा की सरकार भी छत्तीसगढ़ के अंदर है और भाजपा की ही सरकार जो है उत्तर प्रदेश के अंदर है, क्या इस प्रकार के अपराधियों के लिए क्या योगी जैसा मुख्यमंत्री या योगी जैसा शासन क्या आवश्यक है उत्तर छत्तीसगढ़ के अंदर, जहां पर एक तरह की जो छूट है, जो कहा जाता था कि नहीं भाजपा का शासन तो आ गया है, लेकिन अब योगी जैसा भी शासन एक हो जिसमें एक छूट दी जाए पुलिस को एक काम करने के लिए भी, ये मैं समझना चाहता हूं कि क्या अभी है थोड़ी सी कुछ चीजें जिनको लेकर के आपत्ति कहीं ना कहीं आप जो है अगर चाहें तो आप करवा सकते हैं। जी सर देखिए, उत्तर प्रदेश का एक अलग मामला है। जो भौगोलिक स्थिति होती है किसी भी राज्य की, किसी भी क्षेत्र की, हमारे छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति है, हमारे यहाँ बहुत सारे जंगल हैं, इसलिए यहाँ पे नक्सलवाद पनप गया। इसके बाद में जो क्षेत्र की घटना है वहां से यूपी, एमपी और झारखंड बहुत नजदीक है। तो जो भौगोलिक स्थिति होती है सर, वो बहुत मायने रखती है। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति उस लेवल की नहीं है कि कोई आदमी वहां पे क्राइटेरिया निर्धारित कर पाए। यहाँ पे किसी सरकार की बात नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि शासन तंत्र को बहुत टाइट होना चाहिए
और जो कार्रवाइयां होती हैं वो बहुत टाइट होनी चाहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एक तरफ से, देखिए इसको अन्यथा में ना लें, कि पहली बार पुलिस के लिए सूरजपुर की जनता सड़क पे उतरी। परिस्थितियां कुछ भी होंगी सर, मैं नहीं बोलता, वहां पे मैं भी नहीं उतर पाया था, लेकिन मेरे से पहले वहां सूरजपुर की जनता सड़क पे उतरी कि ऐसे अपराधियों को समाज में नहीं रहना चाहिए। और मैं उनका कोटि कोटि नमन करता हूं, जो अपराधियों के खिलाफ है, अपराध के खिलाफ है। हाँ, जो अपराध करते हैं मैं उनका पक्ष नहीं लेता सर, लेकिन जो अपराधियों के खिलाफ रहे मैं उनका पक्ष बिल्कुल लेता हूं। और अपराधियों को जो दंड देना चाहिए उसके लिए हमने 20 अक्टूबर 2024 को सूरजपुर में संयुक्त पुलिस परिवार का आह्वान कर दिया है। और जब तक इस आरोपी को फांसी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब ये माननीय न्यायालय के अंडर चला गया, तो माननीय न्यायालय जो भी डिसीजन ले, लेकिन हम तो बोलेंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में 15 दिवस के अंदर, और पुलिस से भी मेरा निवेदन है, सूरजपुर पुलिस से मेरा निवेदन है कि पूरी कार्रवाइयां 10 दिन के अंदर करके माननीय न्यायालय के सामने संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत कर दे, ताकि माननीय न्यायालय 5 दिन में, 15 दिन में हमें इसको आदमी को फांसी के तख्ते पे देखना है। जो बाकी फिर संवैधानिक अधिकार होंगे, इसके जो भी अधिकार होंगे वो अपनी जगह पे होंगे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो होगी वो अपना निर्णय 15 दिन के अंदर दे दे, 20 तारीख से। और उसके लिए हम सड़क पे उतर रहे हैं, संयुक्त पुलिस परिवार के लोग उतरेंगे, और हमें कोई हिचक नहीं है, क्योंकि हमारे परिवार की क्षति हुई है, हमारे परिवार के बहुत अभिन्न अंग की क्षति हुई है सर। आज उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है, परसों किसी और के साथ भी हो सकता है। तो अपराधियों को लगाम लगाने के लिए और छत्तीसगढ़ में एक उदाहरण पेश करने के लिए इससे अच्छा मौका किसी को नहीं मिलेगा। जी, जो आपने एक बड़ी बात कही कि छत्तीसगढ़ में अमून जनता नहीं साथ खड़ी होती, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो संदेश दिया है जनता ने कि जनता जो है अलग नहीं है पुलिस से, जनता की जरूरत पुलिस को जिस समय होगी उस समय जनता भी उनके साथ खड़ी है, ये एक बड़ा मैसेज दिया है सूरजपुर से। क्योंकि जो आज तक रहा है वो पुलिस तो खड़ी ही है जनता के साथ में, लेकिन जनता की भी अगर आवश्यकता है तो वहां पर जो है खड़ी होगी, और ऐसे हत्यारों के साथ, ऐसे राक्षसों के साथ वो बिल्कुल कतई खड़ी नहीं होगी। जिस तरह का उन्होंने वहां पर प्रदर्शन किया और जो भी चीजें की वो बहुत जो है जरूरी भी थी। मुझे लगता है कि इस प्रकार का प्रदर्शन अगर नहीं होता तो ये ठंडे बस्ते में धीरे धीरे डाल दिया जाता। जो 2 दिन गायब रहा है वो धीरे धीरे 2 महीने गायब रहता है, और इसी तरह से जो है वो कार्यवाही धीमी गति से जो है चलती रहती। लेकिन एक सवाल और बनता है कि किस तरह से आगे, अब आने वाले समय में तो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग को भी जागरूक होना पड़ेगा, संयुक्त पुलिस के लिए सोचना पड़ेगा कि उनके लिए सरकारी क्वार्टर और इन सब चीजों की मांग भी जो है, एक नई मांग भी जो है उठनी नहीं चाहिए क्या, कि अब मुख्यमंत्री को भी कहीं ना कहीं एक आदेश दे देना चाहिए कि बाकी के काम रोक दीजिए, कम से कम पुलिस की सुरक्षा के लिए, उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए हमें कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। जी सर देखिए, इसके लिए हम बहुत पहले से मांग कर रहे हैं, 2018 से हम इसकी मांग करते आ रहे हैं, 2021 में भी इसकी मांग की है, और हमारी मांग में हमेशा से शासकीय क्वार्टर समस्त कर्मचारियों के लिए रही है। और जब तक के शासन तंत्र मजबूत नहीं होगा सर, अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में एक बड़ी परेशानी चालू हो गई है कि हमारे पास बजट नहीं है, ये बोलती है सरकार। सर, आपका सबसे पावरफुल अंग होता है पुलिस, और पुलिस को देने के लिए अगर आपके पास कुछ नहीं है, और मैं शासकीय तंत्रों के सभी लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, सब ये देखते हैं कि पुलिस फोकट में काम करके दे, निःशुल्क काम करके दे। सर, पुलिस के पास पैसे नहीं पलते, कहां से लाएगा, कहां से मैनेज करेगा? दिल्ली जा रहा है, बंबई जा रहा है, कलकत्ता जा रहा है, मद्रास जा रहा है, बहुत सारी जगहों पे जाता है, एक सिपाही, एक हवलदार, एक थानेदार, और हमारे आईपीएस लेवल के अधिकारी, हमारे राज्य सेवा के अधिकारी, सीपीएस लेवल के अधिकारी अपने खर्चे से जाते हैं। सर, ये शासन को अब सोचना पड़ेगा कि कर्मचारी कहां से मैनेज करेगा। जब कर्मचारी अपने जेब से मैनेज करेगा तो अपने परिवार को कैसे पालेगा, ये तो शासन को सोचनी चाहिए। लेकिन शासन में बैठे हुए लोग और जो उच्च पदों पे बैठे हुए लोग ये सोचते हैं कि ये तो मैनेज कर लेंगे और ये चला देंगे। तो ये तकलीफें हैं, और इन तकलीफों को जब तक सर हम नहीं खत्म कर पाएंगे, शासन के लोग और प्रशासन के लोग नहीं समझेंगे कि पुलिस
भी एक समाज का अंग है और पुलिस के पास भी उतने ही सीमित साधन हैं जो कि दूसरे विभागों को दिए जाते हैं। पुलिस ठीक है आउट ऑफ वे जाके काम करती है, इसलिए आज आपको बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। पुलिस अगर शासन के हिसाब से चलना चालू कर दे सर, तो मैं आज बोलता हूं कि आपको रिजल्ट -2% आना चालू हो जाएगा। -2%। पुलिस 100% रिजल्ट नहीं दे पाएगी। जी। ऐसे अपराधी समाज में जो पनपते हैं वो हमेशा जो है सत्ता के संरक्षण में ही पलते पड़ते हैं। छत्तीसगढ़ का जो क्योंकि आप जब भी चर्चा करते हैं किसी राज्य की तो उसकी भौगोलिक की स्थिति तो देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि हर जगह जो है अपनी समस्याएं हैं, अपने उनके समाधान हैं, और वहाँ की सत्ता, वहाँ के लोग, वहाँ की विचारधारा, वहाँ की संस्कृति, हर चीज देखनी जो है पड़ती है। छत्तीसगढ़ में क्या वजह है कि जो वहाँ पर अपराध इतना उच्च स्तर तक है? जी। सर देखिए, हमारा राज्य 7 राज्यों से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। तो इनसे जब जुड़ा हुआ है ना, तो अलग अलग राज्यों के लोग यहाँ पे आते हैं। जी। छत्तीसगढ़ में जो ट्राइबल क्षेत्र है, जो हमारा बस्तर का क्षेत्र है या अंबिकापुर का क्षेत्र है, वो बहुत ज्यादा ट्राइबल क्षेत्र है। वहां पे आज भी बहुत कम पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं। आज भी जो सेंट्रल छत्तीसगढ़ है आज थोड़ा शिक्षित हो गया है। इसके अलावा सारे बाहर से आए हुए लोग हैं। तो जो बाहर से आए हुए लोग हैं, ये कहीं ना कहीं अपराध की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। जब इनके काम नहीं बनते तो इन्होंने आपराधिक तत्वों को पनाह देना चालू कर दिया। ये जो परिस्थितियां होती हैं, इस कारण से आज छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा कहीं ना कहीं बाहरवाद का जो असर है, उस कारण अपराध का गढ़ थोड़ा ज्यादा मजबूत हुआ है। लेकिन जिस हिसाब से हमारा पुलिस विभाग काम कर रहा है, बहुत ज्यादा कंट्रोल में है सर। मैं अभी भी बोलना चाहूंगा कि पुलिस की कोई गलती नहीं है। जी। जो अभी जो अपराधी पकड़े गए हैं, वो अभी वर्तमान में कितने अपराधी हैं और उन पर क्या क्या धाराएं लग सकती हैं? क्योंकि आप तो पुलिस में रह चुके हैं, ये भी, और जो अभी वर्तमान में जो फांसी की आप मांग कर रहे हैं, वो जो नई धाराएं अभी बीएनएस आया है, बीएनएसएस आया है, तो क्या बीएनएस में इस तरह की सजाओं के लिए फांसी का सीधा है ऑर्डर, क्या प्रावधान है कि नहीं सीधे? क्योंकि एक बच्ची की भी हत्या की है, एक महिला की हत्या की है, और जो है आरक्षक को जान से मारने का प्रयास किया है। तो तीनों ही चीजें अभी एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है इस व्यक्ति ने। जी सर, मैं बीएनएस को अभी पूरा पढ़ नहीं पाया हूं, तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। लेकिन जो पुराने कानून के हिसाब से मैं बोलता हूं कि हत्या की सजा तो मृत्यु दंड तक के है, आजीवन कारावास से मृत्यु दंड तक। लेकिन जो ये आदमी जानबूझकर किया गया कृत्य है, उसे पता था कि ये एक पुलिस हवलदार के परिवार हैं, इसकी पत्नी है, इसके बच्चे हैं, और उसने समाज में दहशत, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए उसने वो जो हरकत की है, तो मृत्यु दंड से कम तो सर कुछ नहीं होना चाहिए। फिर कानून कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, और ऐसे लोगों को समाज में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर पुलिस एनकाउंटर भी करती तो भी मैं इनाम दूंगा, क्योंकि जब वो भागते समय पुलिस पे फायर कर सकता है, तो अपनी जान बचाने के लिए कभी भी पुलिस पे फायर कर सकता है। वो तो उसकी किस्मत अच्छी रही कि उसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग किया और उसकी बुद्धि काम कर गई। जो भी हो, मैं नहीं जानता कि वो किस कंडीशन पे पुलिस के हत्थे चढ़ा, लेकिन पुलिस चाहे एक सुई की नोक हो, चाहे एक जीरे का दाना हो, चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो सकता है समय लग जाए, पुलिस उस अपराधी को पकड़ के जरूर सलाखों के पीछे भेजेगी। जी, अक्सर देखा जाता है कि पुलिस तो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर लेती है, क्योंकि लास्ट में जब कुछ बस का नहीं रह गया उत्तर प्रदेश में, इसीलिए तो ठोको अभियान चलाया गया। क्योंकि जब पकड़ लिया जाता है तो कहीं अच्छे अच्छे वकील किए जाते हैं उनके लिए, और अंदर से सत्ता में बैठे हुए लोग ही पैसा लगाते हैं, उनको बचाते हैं। क्या इस केस में आपको कोई बू या कोई षड्यंत्र की बू आपको आ रही है कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसको बचाने का प्रयास किया जा सकता है? जी सर, जिस राज्य की जनता पुलिस के पक्ष में खड़ी हो गई, आज तक हमेशा रिकॉर्ड था कि पुलिस के विपक्ष में जनता खड़ी होती थी और पुलिस को गालियां देती थी। छत्तीसगढ़ में मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि मेरे राज्य की जनता, सूरजपुर की जनता पुलिस के पक्ष में खड़ी हुई, पुलिस परिवार के पक्ष में खड़ी हुई, और उसने उस अपराधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया
जबकि पुलिस को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी बटालियनों को और बहुत सारे फोर्स को बुलाना पड़ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी आ जाए, कोई बू नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा, अपराधी को उसकी असली जगह पे पहुंचाया जाएगा, ये तो तय है। बिल्कुल। तो हमारे साथ में थे उज्जवल दीवान जी, जो संयोजक हैं संयुक्त पुलिस परिवार के, और उन्होंने जो है ये बीड़ा उठाया था, उन्होंने जो बीड़ा उठाया था वो आज जो है कहीं ना कहीं फलीभूत होता भी दिख रहा है। लेकिन जो उनकी मांग है कि फांसी होनी ही चाहिए, और चैनल के माध्यम से मैं भी यही मांग करूंगा शासन प्रशासन से भी कि निष्पक्ष जांच तो हो ही, लेकिन साथ में इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस जो है डाला जाए ताकि जल्दी भी हो सके। और ऐसे व्यक्तियों को जीने का कोई अधिकार होना ही नहीं चाहिए। ये देश की रोटियां क्यों एक दिन भी तोड़ें देश के अंदर, इनको आजीवन सजा भी देने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। इनको अगर फांसी होती है तो ऐसे अपराधियों के अंदर मन में डर बैठेगा। एक छोटी सी बच्ची जिसकी जान लेते हुए उसको डर नहीं लगा, उसके अंदर जरा भी दया नहीं उमड़ी कि उस बच्ची ने क्या बिगाड़ा, उस महिला ने क्या बिगाड़ा उसका। अगर किसी से लड़ाई थी तो आप उससे लड़ते, आप झगड़ते, वो एक अलग विषय था। लेकिन इस तरह के जो कृत्य हैं वो अपराधियों के लिए फांसी से कम तो नहीं होने चाहिए, उसकी सजा जो है सिर्फ फांसी ही होनी चाहिए। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम। और चलते चलते उज्जवल दीवान साहब, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ में कम से कम आप एक आवाज बन रहे हैं, और इसको लेकर के मेरी छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि दीवान साहब ने अपने ऊपर बहुत केस लगाए, बहुत केस उनके ऊपर लगे और जेल भी गए, लेकिन वो लगातार आवाज उठाते हैं। और आप ऐसे ही आवाज जो है उठाते रहें, क्योंकि आप जो है कहीं ना कहीं पुलिस और जनता के बीच में जो एक समन्वय जो आप बहुत दिनों से बनाने का प्रयास करते रहे, क्योंकि पुलिस से निकले हुए लोग या पुलिस के अंदर लोग कभी उन हकीकत पर बात नहीं करते, आप कुछ छुपाते नहीं हैं। और शायद इसी कारण वहाँ की जनता और पुलिस प्रशासन भी आपको बहुत ज्यादा पसंद करता है। और मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह हमेशा आप बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद सर, जय।